इसी के बीच अब अपने पास एक और क्वेश्चन है। देखो अगला जो क्वेश्चन है वो सेम टू सेम इसी के जो अपने यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय पढ़ रहे हैं उसी के बेस पे एक और क्वेश्चन है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर दर्शाए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप में होता है जहाँ m कोई पूर्णांक है। अपने पिछली बार जो पहला क्वेश्चन किया था यूक्लिड विभाजन का उसमें जो क्वेश्चन था उसमें क्वेश्चन अपने सिद्ध किया था किसी भी धनात्मक पूर्णांक को अपन 3q+1 और 3q+2 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो सेम टू सेम उसी के बेस पे क्वेश्चन है कि अपन किसी धनात्मक पूर्णांक को 3m या 3m+1 के रूप में लिख सकते हैं, है ना। तो सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो अपन ने वहां जैसे अपन ने माना जैसे अपन ने कोई धनात्मक पूर्णांक a माना कोई धनात्मक पूर्णांक जैसे वहां a माना था a। तो अगर कोई एक धनात्मक कोई पूर्णांक है तो अपन a को जैसे अपन ने प्रमेय सिद्ध की थी तो अपन ने वहां पे लिखा था कि a को अपन 3q+1 और 3q+2 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो अपन ने वो प्रमेय सिद्ध कर दी थी तो अपन वो प्रमेय का डायरेक्ट यहाँ पे यूज लेंगे। तो अगर a कोई धनात्मक पूर्णांक है तो 3q और 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। अगर a कोई धनात्मक पूर्णांक है तो a को अपन 3q+1 और 3q+2 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं क्योंकि अपन ने प्रमेय में पहले ही सिद्ध कर चुका है। तो अपन उस प्रमेय को डायरेक्ट यहाँ पर यूज लेंगे इस क्वेश्चन में। अब अगर अपन a = 3q रखें, यहाँ पर केस फर्स्ट है। अगर केस फर्स्ट में अपन a = 3q ले क्योंकि अगर a कोई धनात्मक पूर्णांक है तो अपन उसे 3q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। 3q+1 और 3q+2 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अपन ने डायरेक्ट सिद्ध कर दिया है तो अपन इसको डायरेक्ट यहाँ पर यूज लेंगे। अगर यहाँ पर आप वर्क करने पर देखो अपन को किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग अपन को वर्ग दिया हुआ है अपन को वर्ग की फॉर्म में लाना है। अगर ये कोई धनात्मक पूर्णांक है तो उसका वर्ग को अपन 3m और 3m+1 के रूप में व्यक्त कर लिखा जा सकता है। तो अपन यहाँ पर वर्ग करेंगे तभी अपना आंसर आएगा क्योंकि अपन को क्वेश्चन में वर्ग दिया हुआ है। तो अपन यहाँ पर अगर वर्ग करेंगे तो यहाँ पर a² हो जाएगा, यहाँ पर 3q का स्क्वायर, अगर यहाँ पर a² हो जाएगा तो यहाँ पर 9q² हो जाएगा। अब a² इसको 3 के मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। 9q² है, 9 में से 3 बार लिया तो यहाँ पर 3 बचेगा और q² तो q² रह जाएगा। अब माना 3q² को अपन m मान लेते हैं तो यहाँ पर a² हो जाएगा 3m। देखो अपन ने किसी धनात्मक पूर्णांक को अपन ने किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग अपने पास 3m के रूप में आएगा क्योंकि अपन को 3m के रूप में लाना था तो अपन ने इसको 3m के रूप में डायरेक्ट लिया है अपन। अब यहाँ पर केस सेकंड, अब केस सेकंड में वही a = 3q माना तो यहाँ पर a = 3q+1 मान लेंगे क्योंकि अपन किसी धनात्मक पूर्णांक को 3q+1 और 3q+2 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पर अपन ने a = 3q तो यहाँ रख लिया था, केस सेकंड में 3q+1 रखेंगे। अब वही वर्क करने पर क्योंकि अपन को वर्ग के रूप में लाना है किसी धनात्मक पूर्णांक को वर्ग के रूप में अपन को आंसर लाना है। यहाँ पर a² वही है 3q+1 का स्क्वायर। अब जो इसको जो खोलेंगे वो एक सूत्र होता है a+b का होल स्क्वायर। तो a² + 2ab + b², इससे खोलेंगे एक सूत्र होता है। अगर सूत्र याद नहीं है तो याद कर लेना। यहाँ पर a की जगह 3q हो गया और b की जगह 1 हो गया तो 3q तो a का स्क्वायर 3q का स्क्वायर प्लस 2 a का मान 3q b का मान 1 प्लस b का स्क्वायर b की जगह 1 है। अपन जब अगली जो प्रश्नावली पढ़ेंगे उसमें अपन a+b का होल स्क्वायर को उसे डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हो गया 3q का स्क्वायर 9q²
और ये 6q प्लस 1, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6, ये क्यों 1 है, 1 को इससे गुणा करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, ये 6q प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो वही a स्क्वायर, तब ये हो गया। अब देखो ये जो संख्या है दोनों, इनमें से एक चीज कॉमन आ रही है, वो है 3 और वो q। 3 यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, वो 3 यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, q यहाँ भी है, q यहाँ भी है, तो यहाँ से 3q अपन कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बच जाएगा 3q और यहाँ से 2 प्लस 1। अब माना यहाँ से कॉमन लेने का सिंपल तरीका है कि गुणनखंड करो, जैसे 9q है, 9q स्क्वायर है, तो अपन उसको 3 इंटू q के रूप में ले सकते हैं, और 6 जो q है उसको अपन 3 इंटू 2 इंटू q के रूप में ले सकते हैं। अब इन दोनों में से कॉमन, एक q कॉमन आ रहा है और एक 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से तो 3q बच गया इसमें से 2, और यहाँ से सिर्फ 2 बच गया। ये होता है इसका गुणनखंड करके कॉमन लेने का तरीका। अब माना q, देखो अपन को 3 तो लाना ही है, तो 3 को ध्यान रखेंगे, जो q और 3q प्लस 2 इज इक्वल टू m मान लेंगे, तो जो a स्क्वायर का मान हो जाएगा वो 3m प्लस 1 के रूप में आ जाएगा। तो अब अपना जो आंसर है वो सिद्ध हो गया कि अपन किसी भी तरह तो पूर्णांक के वर्ग को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये अपना आंसर हो गया। इसको समीकरण 1 लिख दो, इसको समीकरण 2 लिख दो, तो समीकरण हुआ 1 हुआ 2 से सिद्ध होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को 3m के रूप में लिखा जा सकता है। देखो ये जो प्रश्नावली है, सेकंड प्रश्नावली, इसमें ये 3 नंबर की प्रश्नावली है, इसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं, एक नंबर का और एक 2 नंबर का। तो ये वाले जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर में आने के चांस होते हैं, क्योंकि इतने छोटे भी नहीं है कि 1 नंबर में ही देंगे इनको, तो ये ज़्यादातर चांस होते हैं कि ये क्वेश्चन 2 नंबर में आएगा आपका। तो यहाँ से सेक्शन ए में 1 क्वेश्चन और सेक्शन बी में 1 क्वेश्चन, 1 और 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। देखो जो दूसरा क्वेश्चन है, यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, n कोई धनात्मक पूर्णांक है तो दर्शाए कि n स्क्वायर माइनस 1 2 से विभाजित होता है। अब देखो सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसे ये विभाजन प्रमेय का जो लास्ट क्वेश्चन है, जो लास्ट प्रमेय है इसकी है, जो अपन को इस प्रमेय का जो एग्जांपल दे रखे हैं वो जो लास्ट एग्जांपल है। अब देखो अगर n कोई धनात्मक पूर्णांक है तो दर्शाए कि n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर माइनस n 2 से विभाजित होता है। देखो अपन वही करेंगे, इसको समझ माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, जैसे अपन ने यार क्वेश्चन में माना था। तो देखो अपन ने जब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो दूसरा क्वेश्चन अपन ने सोल्व किया था, तो अपन ने देखा था कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो a को अपन 2q प्लस 1 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अगर धनात्मक सम पूर्णांक होगा तो 2q आ जाएगा, और धनात्मक विषम पूर्णांक हो जाएगा तो 2q प्लस 1 के रूप में अपन उसे व्यक्त कर सकते हैं। ये अपन ने दूसरे वाले यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो दूसरा एग्जांपल अपन ने सोल्व किया था उसके रूप में किया था। तो अगर a को धनात्मक पूर्णांक है तो a को 2q और 2q प्लस 1 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब यहाँ पर जो a है वो a को n मान लो, क्योंकि अपन को पास n दे रखा है। आप यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक पर a माने n माने कुछ भी मान सकते हैं। अगर यहाँ पर n दे रखा है तो अपन n के रूप में लिखेंगे।
अगर अब देखो यहाँ से केस फर्स्ट, वही n इज इक्वल टू 2q लेंगे। अब देखो वही n स्क्वायर माइनस n, क्योंकि अपन को आंसर में n स्क्वायर माइनस n का मान निकालना है जो 2 से विभाजित है, तो अपन n स्क्वायर माइनस n देंगे। अब n का मान कितना है 2q, उसका स्क्वायर माइनस n का मान 2q। अब इसका हो जाएगा 4q स्क्वायर माइनस 2q। अब यहाँ से इसमें से और इसमें से कितना कॉमन आ गया 2q, यहाँ से 2q माइनस 1। तो यहाँ से n स्क्वायर माइनस n, वही यहाँ से कॉमन लेने का तरीका, गुणनखंड करो। 4q स्क्वायर के जो गुणनखंड होंगे वो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू क्यू इंटू क्यू, और 2q के जो गुणनखंड होंगे 2 इंटू क्यू। यहाँ से एक 2 कॉमन हो गया, एक और एक q कॉमन आ गया, तो 2q कॉमन आ गया। यहाँ से सिर्फ बच गया 2q, और यहाँ से कुछ भी नहीं बचा, तो एक मान लेंगे, एक बच गया ना। तो यहाँ से जो यहाँ से n स्क्वायर माइनस n का जो मान आया, n स्क्वायर माइनस n का जो मान आया वो आ गया 2q माइनस 1। तो n स्क्वायर माइनस n को यहाँ से n स्क्वायर माइनस n 2 से विभाजित होता है। देखो n स्क्वायर माइनस n का मान 2 के गुणा के रूप में आ गया, तो अपन मान सकते हैं कि n स्क्वायर माइनस n 2 से विभाजित होता है। अब ये तो हो गया केस फर्स्ट। अब देखो केस सेकेंड, n का मान 2q प्लस 1 ले लेंगे। जैसे अपन 2q लिया था यहाँ पर केस फर्स्ट में, तो अब केस सेकेंड में 2q प्लस 1 ले लेंगे, क्योंकि अपन n को इतना अपन पूर्णांक तो से 2q प्लस 1 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। वही n स्क्वायर माइनस n, n का मान 2q प्लस 1 का स्क्वायर, n का स्क्वायर, n का मान 2q प्लस 1 का स्क्वायर माइनस n का मान 2q प्लस 1। वही a प्लस, यहाँ से देखो 2q प्लस 1 और 2q प्लस 1 दोनों जगह आ रहा है, तो कॉमन ले लेंगे। यहाँ से भी 2q प्लस 1 आ गया, यहाँ से भी 2q प्लस 1 आ गया। अब यहाँ से 2q प्लस 1 का स्क्वायर था 2 था, तो यहाँ से 2q प्लस 1 बच गया, और यहाँ से तो ये पूरा ही कॉमन आ गया, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा, तो वहाँ पे सिर्फ 1 बच गया, और भी माइनस का बच गया। तो यहाँ से 2q प्लस 1 और यहाँ से प्लस का 1 माइनस का 1 घट जाएगा, तो यहाँ से 2q बच गया। तो n स्क्वायर माइनस n का मान 2q प्लस 1 के रूप में आ गया। तो देखो n स्क्वायर माइनस n का मान 2 के गुणा के रूप में आ रहा है, तो 2 से विभाजित होता है। अतः अरे n कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो n स्क्वायर माइनस n सदैव 2 से विभाजित होता है। ये गया अपने पास यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय थी उसका जो लास्ट क्वेश्चन था। तो ये इसके सारे सॉल्यूशन होते हैं। देखो एक बार पहले समझ लें, यदि कोई n कोई धनात्मक पूर्णांक है तो दर्शाइए कि n स्क्वायर माइनस n 2 से विभाजित होता है। देखो अपन ने जो दूसरा जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया था, जब अपन ने माना था कि अगर ये कोई धनात्मक पूर्णांक है तो उसे अपन 2q प्लस 1 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो धनात्मक पूर्णांक है उसको n कर दिया, तो n कोई धनात्मक पूर्णांक है तो उसे अपन यहाँ पर भी n कर लो। n को 2q प्लस 1 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब अपने पास दो कंडीशन है, एक तो n का मान 2q लेंगे और एक बार 2q प्लस 1 लेंगे। तो यहाँ पर केस फर्स्ट में n इज इक्वल टू 2q, तो यहाँ पर अपन को मान n स्क्वायर माइनस n का निकालना है। तो अपने पास ये दे रखा है n स्क्वायर माइनस n का मान जो लिखेंगे वो एक बार n की जगह 2q रखेंगे। तो यहाँ पर 2q का स्क्वायर n स्क्वायर, क्योंकि 2q का स्क्वायर माइनस
n की जगह 2q। तो इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो ये 2 के गुणनफल के रूप में आएगा। तो अपन मान सकते हैं कि n स्क्वायर माइनस n 2 से विभाजित होता है। जब कई सेकंड लेंगे तो n का मान 2q प्लस 1 के लिखेंगे, क्योंकि एक बार अपन 2q प्लस 1 के रूप में भी n को लिख सकते हैं अगर ऋणात्मक बनाते हैं तो यहाँ पर। तो वही n स्क्वायर माइनस n 2q प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2q प्लस 1। तब अपन इसको सोल्व करेंगे तो ये भी 2 के गुणा के रूप में आएगा। तो अपन लिख सकते हैं कि n स्क्वायर माइनस n 2 से विभाजित होता है। जब अपने पास सारी कंडीशन में ये 2 से विभाजित होता है तो अपन मान सकते हैं कि n कोई धनात्मक पूर्णांक होगा तो n स्क्वायर माइनस n हमेशा 2 से विभाजित होगा। देखो अपन आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के जो क्वेश्चन चल रहे थे उसमें जो अपन 2 एग्जांपल पहले कर लेते, फर्स्ट और सेकंड, और उसका जो थर्ड एग्जांपल है वो देखिए। वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 245 और 2053 को इस प्रकार विभाजित करती है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल प्राप्त हो। देखो अपन को 245 और 2053 का एचसीएफ निकालना है, पर एचसीएफ निकालने की ऐसी कंडीशन है कि प्रत्येक स्थिति में जो शेषफल है 5 बचे। तो अपन देखो यहाँ पर विभाजित वो वाली संख्या ज्ञात करनी है जिसमें इसका इसमें और इसमें भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 बच जाए। जब अपने पास अपन को पता है कि शेषफल हमेशा 5 बचना ही है, 245 और 2053 में से प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 बचता है, तो अपन पहले ही 245 और में से पहले ही 5 घटा देते हैं। देखो 245 में से -5 कर देंगे तो 240 बच जाएगा, और 2053 है उसमें से अगर 5 घटाएंगे तो 2048 बच जाएगा। तो पहले अपन ने जो संख्या जो शेषफल जो 5 बच रहा था अपन ने पहले ही निकाल दिया। तो अपन जो संख्या है ये दोनों जो नई संख्या है अपन इन दोनों का एचसीएफ निकाल देंगे तो अपन को संख्या प्राप्त हो जाएगी जिसे विभाजित करने पर शेषफल हमेशा 5 बचेगा। तो अपन वही एचसीएफ निकालना सीखेंगे, एचसीएफ निकालेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 2048 में 240 का भाग देंगे, वही भाग जाएगा कितने बार जाएगा भाग 8 बार। में 1920 घटाएंगे वही 8 128। अब वही जिसका भाग दिया है उसे आगे ऐड कर देंगे तो 240 एक बार जाएगा। वही घटाएंगे 10 में से 2 8 गए तो 2 112। वही जिसका भाग दिया उसे आगे ऐड कर देंगे, वही एक बार 112 तो 16 बच जाएंगे। वही जिसका भाग दिया उसे आगे ऐड कर देंगे, वही 7 बार जाएगा। अब देखो जिसका भाग देने पर जिसका भाग पूरी बार से जाता है, भाग देने पर शेषफल 0 बच जाता है, तो वो सेव हो जाएगा +1 ये सेव हो जाएगा और 16 हो जाएगा, तो ये सेव हो जाएगा। तो 16 वो संख्या होगी जिसका भाग देने पर 245 और इसका भाग 245 और 2053 में देने पर शेषफल होगा 5 बचेगा। देखो अपने पास जो क्वेश्चन था उसमें पता है वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी थी जो 245 और 2053 को इस प्रकार विभाजित करें कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 बच जाए। अब देखो शेषफल जब 5 बचना है तो अपन ने पहले ही उसे संख्या में से घटा दिया ताकि अपने पास क्वेश्चन अपना इजी हो जाए और अपन को आंसर निकालना आसान हो जाए। तो 245 2053 में से अपन ने पहले 5 घटा दिया तो अपन ने 240 और 2048
जो अपन पास क्वेश्चन संख्या आई है। अब संख्या आ गई तो उसमें से अपन ने 240 और 2048 जो संख्या आ गई उसका एचसीएफ निकाला है, जो अपने पास 16 है। अब अपने पास एचसीएफ 16 है तो 16 सबसे बड़ी संख्या होती है जिसमें इसमें भाग देने को 245 और 2053 में भाग देने पर जो शेष पद होगा 5 लिखेगा। इसमें आपका जो क्वेश्चन है एग्जांपल 4 एग्जांपल 5। एग्जांपल 4 जो क्वेश्चन है वो है यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें दो संख्या 650 और 1170 से को विभाजित किया जा सकता है। तो अपन 650 और 1170 का एचसीएफ निकालेंगे, जो एचसीएफ आएगा वही इनका विभाजन संख्या हो जाएगी। तो अपन एचसीएफ निकालना बोल दीजिए, इस वाले इस टाइप से आप एचसीएफ निकाल सकते हो इनके, तो बहुत आसानी से आपका आंसर आ जाएंगे। और जो अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन एग्जाम्पल है वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 245 और 1029 को इस प्रकार विभाजित करते हैं कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 रह जाए। तो ये सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। पहले आप 245 और 1029 में से 5 घटा लेना, जब उसमें से आप 5 घटाओगे तो यहाँ पे 240 और 1029 में से 1024 बच जाएगा। तो उसका जब आप एचसीएफ निकालोगे तो जो संख्या आएगी वो संख्या है आप उसका विभाजन वो संख्या है उसका विभाजित करने वाली संख्या हो जाएगी, जो एचसीएफ आएगा वही उसका विभाजित करने वाली संख्या हो जाएगी, इससे आप शेषफल 5 बच जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आप उसको ट्राई कर लेना। अब अपन इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आए थे 2.1 पटना में 2.1 जिसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है अपन वो क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम। अब अपन आ जाते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन में। प्रश्न 2.1 का जो पहले क्वेश्चन है, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक की संख्या का वर्ग 8q + 1 के रूप में होता है जहाँ q कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब देखो गौर करना, धनात्मक पूर्णांक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग, सम धनात्मक संख्या का वर्ग नहीं विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q + 1 के रूप में होता है जहाँ q कोई धनात्मक पूर्णांक है। अपन को विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग निकालना है जो अपने पास 8q + 1 के रूप में आएगा, वो अपन को निकालना है। जैसे अपन ने जब विभाजन प्रमेय जब सोल्व की थी तो अपन ने उसका जो दूसरा एग्जांपल जब सोल्व किया था तो उसमें लिखा था कि कोई भी धनात्मक संख्या का वर्ग, कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या 2q 2q + 1 के रूप में होती है। यहाँ 2q अगर होगा तो वो सम होगी और 2q + 1 होगा तो वो विषम होगी। अगर यहाँ पर विषम दे रखी विषम धनात्मक पूर्णांक दे रखा है तो वो 2q + 1 के रूप में होगा। तो यहाँ पर अपन जब मानेंगे तो माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है तो एक हो। अब देखो यहाँ पर अपन जब इसको मानेंगे तो ए को अपन ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तो अपन ए को 2q + 1 के रूप में नहीं लिखेंगे, ए को 4m1 के रूप में लिख सकते हैं। अब देखो क्योंकि अपने पास ए कोई विषम कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है तो ए को 4m + 1 इसे अपन 2q + 1 के रूप में लिख सकते हैं। पर 2q + 1 के रूप में अपने पास जो आंसर आएगा वो 8 की फॉर्म में नहीं आएगा, अपन को 8 की फॉर्म में लाना है तो अपन 2q की जगह 4m कर देंगे। 4m + 1 यहाँ पर q और m में तो कोई बड़ा नहीं पड़ता तो 4m + 1 के रूप में लिख सकते हैं। तो अपन ऐसे होगा तो a = 4m + 1। अब देखो अपने पास क्वेश्चन किसी विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग, अब विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या हमारे पास a आएगी तब इसका जो वर्ग होगा वही ये जो अपने पास केस स्पष्ट हो गया। अब देखो वर्ग करने पर वो हो गया a² 4m + 1 का स्क्वायर तो वही a², यहाँ से जो a + b का होल स्क्वायर तो वही 4m का स्क्वायर + 2 4m1 + a का स्क्वायर
वही ए स्क्वायर, ये हो गया 16m स्क्वायर प्लस 8m प्लस 1 वो ए स्क्वायर। यहाँ से इन दोनों में से जो कॉमन आएगा वो 8m कॉमन आ गया, तो यहाँ से 2m प्लस 1 ये आ गया हमारे पास। अब देखो माना m 2m प्लस 1 अपन क्यू मान लेते हैं, तो ए स्क्वायर का मान क्या वो 8q प्लस 1 की फॉर्म में गया। m और 2m प्लस 1 को अपन ने q मान दिया, तो इसकी जगह तो अपन q रख दे और ये प्लस 1 8q प्लस 1। इस अपन अगर a इक्वल टू 4m प्लस 1 लेते हैं तो इसका जो वर्क करेंगे तो अपन पर तो कोई विषम धनात्मक पूर्णांक हो गया, तो वो 8q प्लस 1 के रूप में आ गया। अब जब केस सेकंड देखेंगे केस सेकंड लिखेंगे a इक्वल टू 4m। अगर जो विषम धनात्मक पूर्णांक है तो अपन जो a का मान 4m प्लस 1 रखा था, तो अब हम a का मान 4m प्लस 3 लिखेंगे, क्योंकि अपन विषम में तो दो बढ़ा के चलेंगे। 4m प्लस 2 लेंगे, अगर 4m प्लस 2 लेगा तो सम हो जाएगा, 4m प्लस 3 लेंगे, वही वर्क करने पर वही a स्क्वायर 4m प्लस 3 का स्क्वायर वही a स्क्वायर वही a प्लस b का होल स्क्वायर, तो डायरेक्ट अपन लिखेंगे तो 16m स्क्वायर प्लस 24m प्लस 9 a प्लस b का होल स्क्वायर से जब इसको सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट ये आएगा आंसर। तो a स्क्वायर यहाँ से जब अपन कॉमन लेंगे तो इन में से इसमें और इसमें से 8m कॉमन आ गया, तो यहाँ से 2m प्लस 3 बच गया प्लस 9 आ गया। नहीं अपन को इसको ऐसे भी कर सकते हैं ए स्क्वायर और प्लस 1 9 को 8 प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। जब ए स्क्वायर आएगा तो इन तीनों में से 8 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से 2m प्लस 2m का स्क्वायर यहाँ से 3m प्लस 1 तो माना 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1, ये जो पूरी संख्या है इसको क्यों मान लेंगे, जो a स्क्वायर का मान जाएगा वो 8q प्लस 1 के रूप में आ जाएगा। तो अपन ना पेपर में वो सिद्ध होती है कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक तो धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या का जो वर्ग है वो 8q प्लस 1 के रूप में होता है। ये अपनी प्रमेय होती है। जैसे अपन इसको वापस फिर से देखेंगे, दर्शाइए कि विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q प्लस 1 के रूप में होता है, जहाँ q कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है। अपन को जब इसको सोल्व करेंगे तो माना अपन a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है को मानेंगे, तो a को 4m प्लस 1 और 4m प्लस 3 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि अभी बात तो अपने जो दूसरी प्रमेय सिद्ध की थी दोस्तों उसमें अपन ने लिखा था कि कोई धनात्मक विषम धनात्मक सम और धनात्मक विषम संख्या को अपन 2q और 2q प्लस 1 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो अपन को यहाँ पर जब आंसर 8 की फॉर्म में लाना है तो अपन 2q की जगह 4m मान लेंगे, 4m प्लस 1 और 4m प्लस 3, क्योंकि अपन को विषम में तो अपन उसमें 2m और 2m नहीं मानेंगे या 4m नहीं मानेंगे, 4m प्लस 1 या 4m प्लस 3 मानेंगे। तो अपन यहाँ पे जब सोल्व करेंगे तो माना a कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है तो a को 4m प्लस 1 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जब केस फर्स्ट और केस सेकंड, केस फर्स्ट में अपन ने a इक्वल टू 4m प्लस 1 ले लिया और केस सेकंड में a इक्वल टू 4m प्लस 3 ले लिया। अब इसको सब अपन सोल्व करेंगे तो वही अपन को
वर्ग निकालना है, तो अपन वही सिंपल वर्क करेंगे। जब सिंपल वर्क करेंगे तो अपने पास इस फॉर्म में आ जाएगा। जब अपन इसको 8q के रूप में लिखेंगे तो ये वाली संख्या को अपन q मान लेंगे, तो डायरेक्ट आ जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 8q प्लस 1। और जब के सेकेंड में है a इक्वल टू 4m प्लस 3 रखेंगे तब उसका वर्क करेंगे तो अपने पास जो आंसर आएगा वो 8q प्लस 1 के रूप में आ जाएगा। जो बीच वाली जो संख्या होगी उसको अपन q मान लेंगे डायरेक्ट, तो जो आंसर आएगा वो किसी डिनोमिनेशन संख्या का वर्ग 8q प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है।